नमस्ते बिटिया, हमेशा प्रसन्न रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज हम BA B.Ed 4th सेमेस्टर के हिंदी लैंग्वेज के पेपर के अंतर्गत हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हम लोगों को सबको ही बच्चों ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर कोई भी विधा है वो कहाँ से आई, उसको इस जो स्थिति में पहुंची तो किस तरह से पहुंची, कहाँ कब वो शुरुआत हुई उसकी। इसी प्रकार से ये जो आधुनिक विधा गद्य की विधा है उनमें एक उपन्यास भी है। और इसके बारे में जानने के लिए हमको सबको ये जिज्ञासा होती है कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वे जो उपन्यास थे पहले कैसे रचे जाते थे और अब कैसे रचे जाते हैं, इनमें पुराने और नए के उपन्यासों में क्या अंतर है। तो इन सब बातों को, इन जिज्ञासाओं को ही के उत्तर जो है अभी मैं दूंगी आप लोगों को। उन सब बातों को बताऊंगी कि उपन्यास का जो विकास है वो किस तरह से हुआ, वो उपन्यास कब लिखा जाने लगा, पहला उपन्यास कौन सा था और उसका धीरे धीरे किस तरह से किन चरणों में वो अपने इस आज आधुनिक इस युग को प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो जो उपन्यास है वो ये आधुनिक काल की गद्य विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस हिंदी उपन्यासों के विकास का जो श्रेय है वो अंग्रेजी और बंगला के उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी और बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता के कारण ही हुआ था। बंगला और जो वो थे उसके उपन्यास अंग्रेजी के, वो इतने ज़्यादा पढ़े जाने लगे थे कि जब वो लोकप्रिय हुए तो ये जिज्ञासा हुई कि उपन्यासों को पढ़ा जाए और ये क्यों ना इसको अपन हिंदी में भी लिखें। तो इसीलिए इसका जो हिंदी में श्री गणेश हुआ वो इन्हीं की प्रेरणा थी, अंग्रेजी और बंगला उपन्यासों की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई विद्वानों ने माना कि भाई ये उपन्यास ये है, पहला उपन्यास है, मतभेद रहे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को, जो कि लेखक इसके जो थे लाला श्रीनिवास दास थे, तो इनके लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना उन्होंने, और ये 1822 ईस्वी में रचा गया था। तो इसकी रचना 1822 में हुई थी और इसी को ही शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो अगर हम देखें कि उपन्यासों के विकास के बारे में जानें तो उपन्यास का जो विकास है हम 3 चरणों में इसको देखेंगे। विकास के जो चरण हैं वो 3 हैं, क्योंकि अगर हम प्रेमचंद को केंद्र में रख लें तो प्रेमचंद के पूर्व के हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद कालीन उपन्यास और प्रेमचंद के बाद के हिंदी उपन्यास, तो इन 3 चरणों में हम प्रेमचंद के ये उपन्यासों के विकास को देख सकते हैं। प्रेमचंद के सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, मतलब जो प्रेमचंद का समय था, प्रेमचंद के समय से पहले के जो उपन्यास थे वो कैसे थे और उनका वो किस प्रकार के लिखे जाते थे, उनके क्या विषय हुआ करते थे। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन इस तरह से समझते हैं, इसको इस जानकारी ले लेते हैं कि जो इस काल में जो भी उपन्यास लिखे गए वो सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी और जासूसी ही उपन्यास अधिकतर थे। उनमें जो विषय थे वो सामाजिक हुआ करते थे, ऐतिहासिक हुआ करते थे और तिलस्मी, जासूसी, यही विषय, इन्हीं विषयों पर उपन्यासों की रचना हुआ करती थी। इनका जनजीवन से कोई सीधा संबंध नहीं था, मतलब जो ये उपन्यास थे ये कोई जनजीवन के ऊपर लेके नहीं लिखे गए थे, उनकी समस्याओं के ऊपर नहीं थे, इनका इससे कोई सीधा संबंध नहीं था और ये सिर्फ तिलस्मी, जासूसी, मनोरंजन प्रधान उपन्यास हुआ करते थे। और इन उपन्यासकारों का जो मूल उद्देश्य था वो अय्यारी और तिलस्मी दुनिया को पाठकों से अवगत कराना था कि वो उस ऐसी उपन्यास की रचना करते थे, अय्यारी और तिलस्मी, जहाँ की बस पाठक उसमें घूमते रहते थे और उस दुनिया में एक तरह से चले जाते थे।
तो अगर इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में अगर बात करें तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट। इसका जो प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकार हैं बच्चों, वो उनमें बालकृष्ण भट्ट जी का नाम लिया जा सकता है कि भाई ये बहुत प्रमुख उपन्यासकार हैं और उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना करी। जैसे कि इनके उपन्यास थे रहस्य कथा, जो कि 1889 ईस्वी में लिखा गया था। नूतन ब्रह्मचारी, जो 1886 ईस्वी में लिखा गया। और एक अजान और 100 सुजान, ये 1892 में लिखा गया। तो ये जो इनके उपन्यास थे ये अलग अलग समय में लिखे गए, और इनके जो मूल स्वर था वो था बस सुधारवादी और उपदेशक। मतलब इनमें इससे जो उन्होंने बात कही थी, ये तो या तो सुधारवाद की बात करी थी और या फिर उपदेश थी। और उस समय में जो प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास थे उनमें ज़्यादातर उपदेश परक ही हुआ करते थे, कि उसमें उपदेश ही दिए जाते थे, उपदेश द्वारा बताया जाता था कि भाई ये है, ऐसा है, यो मतलब जो भी था उपदेश परक उपन्यास हुआ करते थे, और सुधारवादी या फिर वो मनोरंजन प्रधान हुआ करते थे। तो कुल मिला के जो लोगों की समस्याएं और उससे उन लोगों का यथार्थ और इनसे ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं था। और इस काल में जो बाबू देवकी नंदन खत्री थे, उनका नाम भी बहुत ही आदर से लिया जाता है। इनका ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, और इन्होंने अय्यारी और तिलस्मी से संबंधित उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए। मेरे ख्याल में आप लोगों ने बच्चों सुना भी होगा कि चंद्रकांता संतति के बारे में, कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि इनके बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने जो उपन्यास लिखे थे, उनको ऐसा माना भी जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उनमें वो इतने रोचक थे, इतने प्रसिद्ध थे कि वो लोगों में ऐसी उपन्यासों को पढ़ने की ऐसी जिज्ञासा लगी इनके उपन्यासों को पढ़ने की, उन्होंने हिंदी सीखी जो हिंदी नहीं जानते थे, और हिंदी भाषी जो थे उन्होंने हिंदी सीखी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये उनकी प्रसिद्धि हमको इसी बात से पता चलती है। उनके अगर इन्होंने जो उपन्यास लिखे उनके नाम हैं चंद्रकांता, जो कि 1891 में लिखा गया था। चंद्रकांता संतति, ये और काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि कोई ये उपन्यास हैं जो इनकी रचना करी और बहुत प्रसिद्ध हुए। सबसे अधिक तो इनके चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति प्रसिद्ध हुए। अगर ये तो हुए अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास, और इनका नाम बड़े उससे लिया जाता है। तिलस्मी और उपन्यास का नाम अगर आता है तो बाबू देवकी नंदन खत्री ही सबसे पहले इसके लिए पहचाने जाते हैं। और अगर जासूसी उपन्यासों की बात करें, क्योंकि इस समय में तिलस्मी, जासूसी, उपदेश परक और अय्यारी और इसी तरह के उपन्यास लिखे गए थे, तो जासूसी उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इसका श्री गणेश करने वाले जो थे वो थे गोपाल राम गहमरी। इनको ही जासूसी उपन्यासकार का उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय मिलता है। इनके कुछ एक उपन्यास हैं, जैसे सरकटी लाश जो 1900 में लिखा गया, जासूस की भूल जो 1901 में लिखा गया, जासूस पर जासूसी 1904 में इसकी रचना हुई, गुप्त भेद जो 1913 में रचा गया, जासूस की अय्यारी 1914 में रचा गया। इस प्रकार कुछ इनके उपन्यास जो हैं प्रमुख उपन्यास वो इस तरह से रचे गए। और इसी के साथ ही कई उपन्यासकार हैं जो उनके नाम लिए जा सकते हैं, कि जैसे किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, लज्जा राम शर्मा। तो बहुत से जो थे उपन्यासकार इसमें उनके नाम लिए जा सकते हैं। और प्रेमचंद के पूर्व जो भी उपन्यासों में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो कि 1982 में पहले मैंने बताया कि एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, और ये एक पहला उपन्यास इसको मानते हैं। तो बहुत से उपन्यासों की रचना हुई, मुख्य विषय इनके यही रहे। और जो भी उपन्यास लिखे गए वो प्रेमचंद के पूर्व वो सब उपन्यासों का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रधान उद्देश्य उनका मनोरंजन और समाज सुधार ही रहा है।
सिर्फ मनोरंजन करना कि भाई पाठकों का मनोरंजन करें और उपदेश परक लिखें जिससे समाज सुधार की संभावना रहे। और इस उपन्यास में ऐसे ही उपन्यास थे कि जिनके विषय और शिल्प भाषा का हालांकि इसमें इतना विकास नहीं हुआ शिल्प की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, लेकिन फिर भी ये उपन्यास ऐसे रोचक थे कि उनको पढ़ने वो बहुत लोकप्रिय हुए और उनको बहुत ही सराहाया गया। तो इस काल में जो भी उपन्यास थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं और शिल्प की दृष्टि से भी देखा जाए तो इतने परिपक्व नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें जो उनका उसमें वर्णन है, जिस तरह की उसमें संवाद शैली है, वो सारी की सारी उसमें बहुत ही अच्छी है और युक्ति संगत है। तो भी कहा इसमें अपन मान सकते हैं कि इस काल में हिंदी उपन्यासों ने अपना मार्ग एक तरह से तलाश कर लिया था कि वो किस मार्ग से होके जाएंगे, किस मार्ग पे चलेंगे, और वो सीधा सा उन्होंने रास्ता पकड़ लिया था। इस काल के उपन्यास कहना गलत नहीं होगा कि इस काल के उपन्यास की जो प्रधानता जो उनकी प्रवृत्ति थी वो सुधारवादी और उपदेशात्मक थी, और जिनका मूल उद्देश्य मनोरंजन करना था, पाठक का मनोरंजन करना था। तो जो ये हमने देखा कि प्रेमचंद के पहले के युग के उपन्यास कौन से थे, पहला उपन्यास कौन सा था और किस तरह से इनका विकास हुआ, कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, इनके क्या विषय रहे, और इसके बाद अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों के बारे में। तो हमने ये जाना कि प्रेमचंद इसका उपन्यासों का विकास किस तरह से हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं तो हम उसके इतिहास को जानना ज़रूर चाहते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है भी। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा, कौन सा पहला उपन्यास था, आज तो ये उपन्यास ऐसे प्रसिद्ध हो रहे हैं, ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, तो ये उपन्यास कब से चले आ रहे हैं और किस किस ने लिखे हैं, किस किस काल में किसने उपन्यास लिखे हैं, और पहला उपन्यास कौन सा था, वो कैसा था, वो क्या रचा गया, उसका विषय क्या था। तो इन सब की जानकारी के लिए हमको प्रेमचंद के पहले के उपन्यासों को देखना होगा, उनको पढ़ना होगा, और फिर हम उसके विकास को जान पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह जाना होगा। और ये जो पढ़ाया जा रहा था, ये मैं जो आपको पढ़ाई थी, ये ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 से है। और यदि आपको कोई इस बारे में जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करूंगी और उसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण करूंगी। नमस्कार।